नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9वां है। इससे पहले मैंने हिंदी के प्रैक्टिस सेट के जो सीरीज थी उसमें 8 प्रैक्टिस सेट मैंने करा चुका हूं। हर प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन लेकर आता हूं। 10 मिनट में 30 क्वेश्चन आपको कराता हूं। टेट एग्जाम के जो सिलेबस का अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो अगर आप टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप प्रैक्टिस सेट को जरूर करें, हल लगाएं, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण मिलेगा। कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराता हूं। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 9वां का प्रश्न नंबर पहला कह रहा कि बिहारी किस लिए प्रसिद्ध है। तो बिहारी किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो बिहारी काफ़ी बिहारी सतसई इन्होंने लिखा है और काफ़ी इनकी फेमस रचना है जिसमें दोहा के लिए इनको प्रसिद्ध माना जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा, सूरदास ने सूर सागर की रचना की किस भाषा में। तो सूरदास जो है ब्रज भाषा के काफ़ी प्रतिनिष्ठित कवि माने जाते हैं और वात्सल्य रस का इनको सम्राट कहा जाता है सूरदास को। तो इनकी जो रचना है ब्रज भाषा में ये सूर सागर है, ध्यान में रखिएगा। बी वाला विकल्प दूसरा का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है। तो दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है ये आपको पूछ रहा है। तो दोहा छंद में जो है 24 मात्राएं होती हैं। 13 और 11 पर यति होता है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 4, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री होता है। तो बी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। 4 का बी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर चलते हैं 5, बच्चा पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। तो बच्चे जब पेड़ से गिरता है तो उससे अलग हो जाता है और जब अलग की स्थिति होती है तो आपादान कारक में जाया जाता है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 5वां का। प्रश्न नंबर 6वां कारक कि दुष्ट शब्द में कौन सा विशेषण है। दुष्ट शब्द में अगर विशेषण की हम बात करें तो वह है गुणवाचक विशेषण, यानी कि वो बहुत दुष्ट लड़का है। तो लड़का की विशेषता क्या है कि वो दुष्ट है। तो दुष्ट है तो उसकी गुण बता रहा है, इसीलिए डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 6वां का। प्रश्न नंबर 7वां चलते हैं और प्रश्न नंबर 7वां सरल प्रश्न है, बीजक किस कवि की रचना है। तो बीजक किस कवि की रचना है सबको पता है, कबीर दास की है, इसीलिए सी विकल्प सही हो जाएगा 7वां का। प्रश्न नंबर 8वां, आदिकाल, इसको छोटा करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि आदिकाल में पहेलियां या मुकरियां लिखने वाला कवि था। तो पहेलियां मुकरियां किसकी रचना है। तो काफी फेमस रचना है और आदिकाल के प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो का नाम आता है। सी वाला विकल्प जो है अमीर खुसरो सही हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। तो ध्यान में रखिएगा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 8वां का। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है आप लोगों से। तो विभत्स रस का अस्थाई भाव घृणा या जुगुप्सा कह सकते हैं। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, भयानक रस का अस्थाई भाव भय और करुण रस का किसका स्थायी भाव है ये आपको बताना है। शोक का करुण होता है, बता ही देते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपको बताना है, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द हिंदी का परिवर्तित रूप हो जाता है, तत्सम का परिवर्तित रूप। तो अंगूठी जो है तद्भव के अंतर्गत आ जाएगा, बाकी तीनों जो है तत्सम के अंतर्गत आएंगे। तो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 11 और प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो देखिए सजना शब्द 2 बार आया और पंक्ति कह रहा है कि सजना है मुझे सजना के लिए। तो सजना और सजना 2 बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है और ऐसी स्थिति में आप किस अलंकार पर जाएंगे। तो यमक अलंकार पर ध्यान में रखिएगा। एक तो सजना है और एक सजना के लिए सजना है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 12, अंधेर नगरी नामक नाटक के लेखक कौन है। तो अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है। तो ये भारतेंदु युग की रचना है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके रचयिता हैं। सी वाला विकल्प जो है 12 का सही हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 13, सूर्योदय, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद करना है, अलग अलग करना है सूर्योदय को। तो सूर्य प्लस उदय, अब देखा किस में मिल रहा है। तो सी वाला विकल्प 13 का दिख रहा है ना, वही वाला विकल्प सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 14, यथाशक्ति शब्द कौन सा समास है? तो यथा एक अव्यय के आता है अंतर्गत, तो ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। शक्ति के अनुसार विग्रह करेंगे इसका। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो प्रेमचंद का उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो रंगभूमि, कफन और सेवा सदन ये प्रेमचंद का है, फेमस है ये तीनों, लेकिन डी वाला निर्मला जो है इनका नहीं है। प्रश्न नंबर 16, कुतवन कृति की रचना का नाम बताइए। कुतवन एक फेमस कवि हैं आदिकाल के, उनकी एक रचना का नाम बताना है, इसमें से कौन सा है? तो मधुमालती ऑप्शन आपके सामने है, मृगावती, और आगे ऑप्शन आपको दिखा देते हैं 16, प्रश्न नंबर 16 का। तो प्रश्न नंबर 16 का देखिए 16 यहाँ अनुराग बासुरी और कोई नहीं, तो अनुराग बासुरी तो इनका है नहीं। चलिए इधर देख लेते हैं 16 वाले का, ये वाला देखिए इनकी जो रचना है वो है मृगावती। कुतवन की रचना कौन सी है? मृगावती, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं अब 17, बाल बोधनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो बाल बोधनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो वह है कौन है? हरिश्चंद्र जी हैं, काफी फेमस व्यक्ति हैं, हरिश्चंद्र जी हैं बाल बोधनी पत्रिका के संपादक। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करें। कौन सा है भैया? इसमें से शुद्ध आपको बताना है। तो शुद्ध वर्तनी जो है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प अंतुआरा है ना, तो ये वाला विकल्प बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 18 का, बाकी सब गलत है। प्रश्न नंबर 19, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या हुआ? आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ हुआ चारों तरफ बीच में निकल भाग, दोनों और मुसीबत हो जाएगा। तो 19 का जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ मतलब कि वो नुकसान ही है, मुसीबत ही है। प्रश्न नंबर 20, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा था? तो आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा था? तो आदिकाल को बीजवपन काल कहने वाले व्यक्ति हैं वो कौन? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो किसने कहा था? वो कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी वाला सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 20 का। ठीक, मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा था, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 21, जो वीणा द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहते हैं एक शब्द में? तो जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके वह अनिवर्चनी उसको कहा जाता है, अनिवर्चनीय उसको कहा जाता है। तो सी वाला विकल्प 21 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, और ये काफी फेमस रचना है आचरण की सभ्यता, और इसी रचना से वो कवि जो है जो फेमस हो गया था अपने हिंदी साहित्य में। तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? बताइए, आपके सामने विकल्प है, और इसको सरदार पूर्ण सिंह। तो इन्होंने एक ही रचना से काफी फेमस हो गए, हिंदी साहित्य में इनका नाम लिया जाता है इसी रचना के द्वारा। प्रश्न नंबर 23, कवितावली किस कवि की रचना है? अब तो देखिए कवितावली गीत काव्य है, और ये किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 24, तार सप्तक का कवि नहीं है इसमें से कौन? तो तार सप्तक का कवि इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है ना, वो इसके कवि नहीं है, तार सप्तक के कवि नहीं है। तो अज्ञेय, मुक्ति बोध और भारत भूषण अग्रवाल ये तीनों तार सप्तक का कवि माने जाते हैं है। तो सी वाला विकल्प 24 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जाए, यह कथन किसका कहना है? तो देखिए बालक की जो प्रारंभिक भाषा है वो मातृभाषा में ही दिया जाना चाहिए, ये किसने कहा था? तो इसकी वकालत करने वाले थे जो है गांधी जी हमारे राष्ट्रीय पिताजी। तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 25 का बी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 26, बिहारी के लिए किस लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्रश्न आगे भी हम लगता है कर चुके हैं। बिहारी जो है दोहा के लिए प्रसिद्ध है, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, बिहारी सतसई इनकी रचना है।
प्रश्न नंबर 27, पठन से संबंधित विकार, पढ़ने में जो विकार होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। अगर लेखन में विकार आपके अंतर हो तो डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो 27 का विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना के उद्देश्य कथन आता है। अच्छा, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है, कौन सा आता है, विकल्प आपके सामने है। तो कौन सा आता है, तो पहले जो आता है वो होता है पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, पहले फिर प्रस्तावना बनाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 और प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि महादेवी वर्मा का ग्रंथ यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और वह किस वर्ष दिया गया है, ये चीज आपको बताना है। तो यामा के लिए पुरस्कार इनको दिया गया है 1900 किस सन में दिया गया है, तो 1982 में दिया गया है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, इस चारों डेट को आपको ध्यान में रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। 1968 में किसको दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार और रचना चिदंबरा के लिए। उसके बाद 1972 का नाम आता है। 1972 में जो है रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया और उर्वशी रचना के लिए दिया गया। 1978 का नाम आता है। 1978 में अज्ञेश जी को दिया गया और उनकी कौन सी रचना है, तो कितनी नावों में कितनी बार। उसके बाद 1982 में प्रश्न में दिया ही है कि यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को दिया गया 1982 में। तो सन भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 30, निरामिस किसे कहते हैं, निरामिस किसे कहते हैं आपको बताना है। तो निरामिस उसको कहते हैं जो मोक्ष का इच्छुक होता है। तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा 30 का। ये थे 30 प्रश्न आपके यूपी टेट के लिए। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।